सच बोलूंगा कि मेरा ऐसा कुछ ऐसा मैं ये नहीं कहूँ कि ड्रीम कॉलेज था या कुछ था कि मैं काफी सालों से सोच रहा था कि मुझे सेंट स्टीवंस आना है, मुझे सेंट स्टीवंस आना है। हम्म। स्कोर आ गया था। उसके बाद हम लोग पता कर रहे थे, घर पे भी सब परिवार के लोग सब पता कर रहे थे कि कॉलेज शायद कौन सा टॉप नॉच है यूनिवर्सिटी का, क्योंकि वो बच्चे का स्कोर ठीक आया, अच्छा आया। तो उसी हिसाब से फिर वो पता लगा रहे थे। तो काफी सर्कल्स में ये बात उठी कि सेंट स्टीवंस अगर मिल रहा है तो वहाँ ले लो, वहाँ शायद इंटरव्यू होता है, वहाँ पे अलमनाई कल्चर अलग है, वहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा है, वहाँ पे बेसिकली बच्चा आपका हम्म। एक्सपोजर अच्छा मिलेगा उसको। या तो आंख बंद करके आप इसे उस कॉलेज में डाल सकते हैं। तो काफी और जगह से हमने पूछा है, रिलेटिव से, देन एल्डर्स से, और आगे भी जितने भी लोगों को बेसिकली कनेक्ट कर सकते थे जो थे ठीक ठाक वेल एजुकेटेड थे, जो अच्छी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एडुशील। तो आज है हमारे साथ ईशान, जो कि एक सेंट स्टीफन कॉलेज के स्टूडेंट है और अभी ये थर्ड ईयर के अंदर है। और आज ये आपको बताने वाले हैं अपने सीयूटी जर्नी के बारे में और कैसे इन्होंने स्कोर किया आपका 800 में से 800। वो आपको बताने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर, सो मेक श्योर कि आपको एंड तक देखना है। सो ईशान, एक बार आप सबसे पहले अपना सब्जेक्ट वाइज सीयूटी स्कोर बता दो एंड अपने कॉलेज के बारे में थोड़ा सा बता दो कि कैसे चल रही है अभी आपकी कॉलेज लाइफ। जी जी। पहले तो सभी को हेलो, गुड इवनिंग। मेरा सीयूईटी स्कोर 800 था, 800 में से, जिसमें तीन सब्जेक्ट डोमेन्स थे और एक लैंग्वेज था, लैंग्वेज इंग्लिश थी मेरी। और जो तीन सब्जेक्ट्स थे मेरे पास, उनमें से वो थे साइकोलॉजी, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। हम्म। तो इन चारों मिला के मेरा स्कोर 800 था। कॉलेज लाइफ सही रही है मेरी सिंस स्टीवेंस में, लगभग फाइनल ईयर ही आ गया मेरा। तो मैं कहूँगा एंजॉयबल रही है, इवेंटफुल रहा, एक्सपोजर काफी अच्छा रहा। तो हाँ, लगभग लगभग यही था। अब ईशान, बच्चों का ना एक सवाल हो सकता है कि आपका 800 में से 800 स्कोर था, तो आपने सेंट स्टीफन कॉलेज ही क्यों चूज किया? आपके पास नॉर्थ कैंपस के टॉप सारे कॉलेज होंगे, तो ये वाला कॉलेज क्यों चूज किया आपने? क्योंकि इस कॉलेज को लेके ना काफी, एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि एक मिस्ट्री है। हम्म। ये कुछ खास ज्यादा खबर इसकी बाहर जाती ही नहीं, ना ज्यादा कोई चीज आप अंदर जाते हो, मतलब काफी हम्म। क्लोज सा सेटिंग है इसका। हम्म। और एलमनाई की जहां तक बात करें, कई सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स यहाँ से निकले। उसके हम्म। बाद कई सारे मिनिस्टर्स यहाँ से निकले। अभी सुब्रमण्यम जयशंकर जी, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, वो भी यस। सेंट स्टीवेंस कॉलेज से ही पास आउट थे। और बेसिकली एलमनाई बेस काफी वेल रेप्यूटेड था, और काफी क्लोज सा, ऐसा मिस्टीरियस सा टाइप था। तो हमको भी लगता था कि इसमें होता क्या है, कौन जाते हैं इन कॉलेज में, मतलब हम्म। कोई राक्षस जाते हैं, कौन जाते हैं, इनके सींग होते हैं, पैर उल्टे होते हैं, कौन जाता है यहाँ। तो उसी बेसिस पे थोड़ा कह सकते क्यूरियोसिटी था। और ऑब्वियसली प्रेस्टीज तो था ही इस कॉलेज के नाम के साथ जो जुड़ा हुआ था। तो हम्म। एक ये भी कारण था मेरा ये कॉलेज चुनने का। ओके। एंड मेनली आपने इंग्लिश ऑनर चूज किया, आपके पास और भी ऑप्शन थे? बच्चे ज्यादातर एक अच्छा कोर्स जो होता है पॉलिटिकल साइंस मानते हैं कि आगे उन्हें कुछ आर्ट्स डोमेन में जाना है। आपने इंग्लिश ऑनर्स की कोर्स क्यों चूज किया आपने? इ- इसका बिल्कुल मैं सच्चा सच्चा उत्तर दूंगा, एक हम्म। सीधा जवाब दूंगा। तो उसमें ये है कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेंट स्टीवेंस में था नहीं। ठीक है। तो काफी समय तक मुझे लग रहा था कि शायद सेंट स्टीवेंस ना लेके मुझे हिंदू कॉलेज जाना चाहिए, क्योंकि वहां हम्म। पर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की हाँ। अवेलेबिलिटी थी। वहाँ पे काफी और सारे कोर्सेज की डाइवर्सिटी थी, क्योंकि सेंट स्टीवेंस कम कोर्सेज ऑफर करता है, 11 या 12 कोर्सेज ही ऑफर करता है। हम्म। तो एक ये दुविधा थी जो आई, जो फेस की। बट उसके बाद कह सकते हैं कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे लगता था कि मैं कर सकता हूँ, ओके। क्योंकि रीडिंग में मेरा इंटरेस्ट था, राइटिंग में मेरा इंटरेस्ट था, तो एक सब हॉबी थी मेरी। हम्म। और देखा जाए तो ट्वेल्थ में जो मेरे पास सब्जेक्ट्स थे, उनमें से एक इंग्लिश ही था जो सेंट स्टीवेंस ऑफर कर रहा था। ओके। तो ये भी एक आप रीजन कह सकते हैं, बस कॉन्फिडेंस आ रहा था, पता नहीं, क्योंकि सेंट स्टीवेंस में इंग्लिश शायद सही डिसीजन वो रहेगा। तो इसीलिए मैंने वो ऑप्ट किया, मैंने वही चूज किया। बाकी आपने कब सुना था इस कॉलेज के बारे में? एंड मेनली बच्चों को हंसराज, हिंदू, एसआरसीसी के बारे में पता होता है, तो इस कॉलेज के बारे में आपने कब सुना था, इस कॉलेज के बारे में? अ, मैं सच बोलूंगा कि मेरा ऐसा कुछ ऐसा मैं ये नहीं कहूँ कि ड्रीम कॉलेज था या हम्म। कुछ था कि मैं काफी सालों से सोच रहा था कि मुझे सेंट स्टीवेंस आना है, मुझे सेंट स्टीवेंस आना है। हम्म। स्कोर आ गया था। उसके बाद हम लोग पता कर रहे थे, घर पे भी सब परिवार के लोग सब पता कर रहे थे कि कॉलेज शायद कौन सा टॉप नॉच है यूनिवर्सिटी का, क्योंकि वो बच्चे का स्कोर ठीक आया, अच्छा आया। तो उसी हिसाब से फिर वो पता लगा रहे थे। तो काफी सर्कल्स में ये बात उठी कि सेंट स्टीवेंस अगर मिल रहा है तो वहाँ ले लो, वहाँ शायद इंटरव्यू होता है, वहाँ पे अलमनाई कल्चर अलग है, वहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा है, वहाँ पे बेसिकली बच्चा आपका हम्म। एक्सपोजर अच्छा मिलेगा उसको। या तो आंख बंद करके आप इसे उस कॉलेज में डाल सकते हैं। तो काफी और जगह से हमने पूछा है, रिलेटिव से, देन एल्डर्स से, और आगे भी जितने भी लोगों को बेसिकली कनेक्ट कर सकते थे, जो हम्म। थे ठीक ठाक वेल एजुकेटेड थे, जो अच्छी पोजीशंस पे थे, उन्होंने भी काफी कहा कि सेंट स्टीवेंस का नाम है इंडस्ट्री में। तो
कह सकते हैं ये एक रीजन था यहाँ आने का। ओके। एंड मेनली अब हर बच्चे का ड्रीम होता है कि लाइक मुझे फुल स्कोर लेकर आना है, एंड आपके तो चारों सब्जेक्ट में आपके फुल स्कोर थे। तो कुछ तो आपने ऐसा किया होगा कि लाइक एक अच्छा स्कोर आपका आ पाया। अब मैं इसका भी एक सच्चा सही जवाब दूंगा। हम्म। तो जब मैं सीयूईटी यूजी अपना लिख के आया था, लिख हम्म। के क्या वो एमसीक्यू अटेम्प्ट जब हाँ। मैं करके आया था कंप्यूटर्स पे, क्योंकि मेरा मुझे याद है 2022 वाला मेरा सीयूईटी यूजी था, पहला ही था, इनॉग्रल हाँ, था, वो बिल्कुल सीबीटी मोड फर्स्ट में हुआ था आपका वो वाला। सीयूईटी यूजी था। जी जी जी। हाँ। वो पूरी तरह से 100% सीबीटी मोड था। हम्म। और जब मैं वो लिख के आया, जब वो सॉल्व करके आया था, तो घर पे मुझे लग रहा था कि पेपर अच्छा गया है। हम्म। ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि पूरे ही आ जाएंगे, हाँ, मतलब कि था सौ कि अच्छा परसेंट ही गया है, आएगा, कुछ ना कि कुछ एट तो हंड्रेड बढ़िया हो एट हंड्रेड ही जाएगा। आएगा। हाँ, इतना था कि अच्छा गया है, अच्छा कॉलेज हो जाएगा, बट इतना नहीं पता था कि पूरे ही आएंगे। वो तो मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं पता होता कि आपके हाँ, पूरे बिल्कुल। मार्क्स आ जाएंगे अचानक से। क्योंकि एक या दो क्वेश्चंस में, तीन क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ आप मानते हो कि शायद 50-50 है, 60-40 है, कुछ है। हम्म। तो ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे फुल मार्क्स आएंगे। बट इसमें आप कह सकते हैं किस्मत का रोल है, या अच्छे कर्मों का रोल है, मुझे नहीं पता, बट जैसे तैसे आ गए। एंड मेरी एडवाइस ये होगी कि आप 100% पे मत आप एम कीजिए। हम्म। आप एम कीजिए अपना सिलेबस सही से पढ़ने में। क्योंकि अगर आपको सिलेबस पूरा आता है, सिलेबस क्या है, एनसीईआरटी बुक्स है, अगर आप वो एनसीईआरटी बुक सही से कवर कर रहे हैं, बार बार उसको एक दो रीडिंग दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से और किसी चीज की जरूरत है नहीं आपके। 100% नहीं तो 99.9 से नीचे तो नहीं आएगा, और क्या। क्योंकि सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट है, तो हम्म। जाहिर सी बात है आपको कोई रोक नहीं सकता आपके ड्रीम कॉलेज जाने से। तो मेनली आपका कहना है कि एनसीईआरटी ही मस्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि अभी हमारे पास भी ना एनसी लास्ट। हाँ। यस, यस। जी जी जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने हर बच्चों को ये बताया था कि आपको एनसीईआरटी ही करना चाहिए, बट बच्चों के दिमाग में रहता है कि पांच टीचर से वो पूछते हैं, पांच टीचर कहते हैं कि भाई हमारी ये नोट्स ले लो, हमारी ये बुक ले लो, आप उससे पढ़ लो, पूरे नंबर आ जाएंगे। तो वो बच्चे बहुत कंफ्यूज जाते हैं उस टाइम पे। नहीं, मैं बिल्कुल कहूंगा सिर्फ एनसीईआरटी ही काफी है। एनसीईआरटी अगर आप सही से पढ़ लेंगे तो दैट इज मोर देन इनफ। एंड जो जो भी मतलब कह रहे हैं कि वो ऐसे नोट्स हैं, या कोई किसी के मॉक टेस्ट हैं, या किसी का कुछ है, अब उनका तो मैं नहीं जानता हूं, मैंने कभी क्योंकि यूज नहीं किया है। हम्म। बट अपने एक्सपीरियंस से तो मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि आप एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे तो वो मोर देन इनफ ही है। क्योंकि आई गेस वो मेरा रिजल्ट भी शायद बताता ही है, थोड़ा हम्म। बहुत जितना भी, कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी अगर आप सही से पढ़ रहे हैं। मैं ये भी कहूंगा इसके साथ साथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना भी जरूरी है, पास्ट ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी जरूरी है। क्योंकि ठीक है। आपको पता चल जाता है कि किस तरह के सवाल आपसे पूछ रहे हैं, और आप उसी तरह से फिर अपनी पढ़ाई को आप ओरिएंट कर सकते हैं। हम्म। मेरे समय पे वो सुविधाएं नहीं थी, क्योंकि मेरा पहला ही बैच था, कोई पास्ट ईयर क्वेश्चंस थे नहीं, किसी को पता नहीं था क्या है क्या नहीं है। काफी एक एनोनिमिटी थी इस पेपर के अराउंड, काफी मिस्ट्री था, एक रहस्य था इस पेपर के, क्या है क्या नहीं होगा, किस हम्म। लेवल के सवाल आएंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि एनसीईआरटी और मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए, आपके फुल स्कोर आने से कोई नहीं रोकेगा फिर। ओके। एंड मेन पीवाई को लेकर भी बच्चों को ये रहता है कि लाइक कहाँ से करें। तो इस बार तो हम वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं, हम 1 रुपीज के अंदर, बस अगले वीक ही हम नवरात्रि के लास्ट डे हम लॉन्च करने वाले हैं 1 रुपीज के अंदर। लास्ट ईयर भी हमने इसके नहीं, दैट इज अ गुड इनिशिएटिव। पायलट रन में हमने रन किया था, उसमें हमने 5,000 स्टूडेंट का हेल्प किया था। इस बार हम उसको फुल फोकस हो गया, हम 1 रुपीज में ही आगे कैरी ऑन कर रहे हैं। एंड क्योंकि हमारा स्टार्टअप भी आपको पता ही होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ही है, तो वहां से भी यहाँ पे हम्म। हमारे पास आ रखा है कि बच्चों की हेल्प करनी जितनी हो सके। एंड मेनली बच्चों का ये भी रहता है कि ना, अभी आपसे भी मेरा सवाल रहेगा, क्या आपने किसी कोचिंग की हेल्प ली थी या आपका फुल्ली सेल्फ स्टडी रहा था आपका। अच्छा, ये अच्छा हाँ, सवाल क्वेश्चन रहा है कि तो। आपका रहा था। हाँ। मैं इसका भी मैं सबसे अच्छे उत्तर दूंगा कि मैंने कोचिंग में एनरोल किया था अपने आप को। ठीक है। क्योंकि हाँ, मगर ऐसा नहीं था कि वो 12वीं के शुरू में ही, मैंने 12th क्लास के शुरू में ही मैंने एनरोल किया, वो बिल्कुल एंड में था, वो मेरे ख्याल कुछ आखिरी क्योंकि महीने में ही पहली मैंने बार वो सीयूटी एनरोल था तो किया आपको था। भी था कि यार मुझे पता नहीं पहली सामने बार वाला। हाँ। सीयूईटी था। अब इसका भी मैं एक स्टोरी बताता हूँ, इसकी भी पीछे बहुत बैकग्राउंड है कि मैंने 12th अपना पास किया था। 12th में अगर शायद आपको पता हो या ना पता हो, तो हमारे बैच में दो बोर्ड एग्जाम्स है। एक टर्म वन एग्जाम था जो पूरा एमसीक्यू फॉर्मेट था, और एक हाँ। टर्म हाँ, टू एग्जाम था टर्म जो टू था। हाँ। सब्जेक्टिव रिटन था। हम्म। तो इन दो बोर्ड एग्जाम्स क्लियर करने के बाद हमें वो पता चला कि भाई ये सीयूईटी भी एग्जाम देना होता है। तो मैंने उसके फॉर्म पहले खुले थे, तो मैंने उसका फॉर्म जैसे जैसे भर दिया। हम्म। कैसे वो
बाद में जब हम कोचिंग के लिए पूछने गए तब पता चला था कि मेरा फॉर्म जो है उसमें वो गलत भरा हुआ। अच्छा तो उसमें क्या था कि उसमें 3 सब्जेक्ट्स की जगह मैंने 2 सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज भर दिया था। अच्छा अच्छा। तो हाँ जिससे कि मैं इनएलिजिबल था हाँ, सारे कोर्सेज सब्जेक्ट के लिए, मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है डीयू के डीयू लिए में। तो। हाँ। वो मैं इनएलिजिबल हो गया था। तो फिर क्या हुआ था कि एक दिन के लिए, पता नहीं भगवान की देन थी क्या थी, एक दिन के लिए ही बस वो करेक्शन विंडो खुली। उस टाइम पे मैंने अपना फॉर्म ठीक किया और फिर मैं एलिजिबल हुआ उन कोर्सेज के लिए। हाँ तो मगर हाँ, कोचिंग की जहाँ तक बात आती है, कोचिंग की मैंने ली आखिरी महीने शायद कुछ मदद ली, बट मैं कहूंगा वो इतना वर्थवाइल नहीं है जितना आपका सेल्फ स्टडी है। हम्म आप जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, कोचिंग वाले तो देखिए मेनली वो जनरल टेस्ट का पढ़ाते थे, हम्म। थोड़ा जीके पढ़ा देते थे, थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग वगैरह ये सब पढ़ा देते थे। जो मेरी सब्जेक्ट की क्लासेस होती थी वो ऑनलाइन होती थी। हम्म तो उनमें कह सकते हो, हाँ ठीक है मैं ऑनलाइन जनरेशन से आता हूँ, मैंने थोड़ा बहुत स्कूल भी ऑनलाइन ही किया है एक हम्म साल बीच में, पर उसमें वो मजा नहीं हो पाता। कभी 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 वो लगता है मुझे, औरों के अलग अलग प्रेफरेंसेस हो सकते हम्म हैं बट मुझे वो कम से कम लगता था। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि सेल्फ स्टडी ही सब कुछ था यहाँ पे, बस हाँ। हम्म तो अगर कोचिंग ने कोई हेल्प की है तो एक रूटीन बनाने में हेल्प की थी, हम्म। और मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करवाने में, वो कंपटीशन जांचने में वो हेल्प की थी। हाँ, तो यहाँ पे यही कंक्लूजन निकलता है कि अगर आप ऐसे बच्चे हो कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, क्योंकि मेनली सारा सिलेबस हमारा एनसीईआरटी से रहता है। एंड अगर आपने क्लास 12 अच्छे से पढ़ी है तो आप वो चीज बाद में कवर अप कर सकते हो लास्ट के कुछ दिनों में एमसीक्यू प्रैक्टिस कर करके। तो मेनली यही है कि बस आप सीयूईटी की मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज आप लगाओ, तो उससे आप कर सकते हो। कोचिंग के अंदर 30,000 रुपये और एक्स्ट्रा भर करके वहां पे कुछ इतना वर्थफाइल होगा नहीं। हाँ, अगर आपका ऐसा रहता है कि बच्चों का कि बिल्कुल ही आप रूटीन में नहीं रह पाते, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो उसके लिए आप लगा सकते हो। बट वहां पे भी ऐसे ही होगा कि आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता, जैसे आपने हाँ बताया कि आप वो मेनली जीटी का पढ़ाते हैं, क्योंकि बाकी सारा सिलेबस आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा और वो वापस से आपको पढ़ा रहे होंगे, तो आपको वो वैसे भी लगेगा कि यार ये तो पढ़ चुका हूं मैं पहले से। वो चीज भी आती है कई बच्चों के अंदर। तो मेनली यही रहेगा और कि हम। हाँ यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि बोर्ड एग्जाम को हल्के में नहीं लेना है। मतलब हम्म ठीक है उसका अब इतना वो इम्पोर्टेंस रहा नहीं, आपको कोई कॉलेज में शायद एडमिशन नहीं दिला पाएगा वो, बट अगर आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, खासकर सीबीएसई वाले, सीबीएसई वालों को तो अलग से ये अटेंशन पे होना चाहिए कि अगर आप अपने बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, तो आपका सीयूईटी भी साथ साथ हो रहा है। और जब बिल्कुल। आप एट दी एंड सीयूईटी के लिए पढ़ाई करते हो, उसको स्पेसिफिक उसकी एग्जाम के लिए आप पढ़ाई करते हो, हम्म तो आपका लगभग 90% काम तो हो गया है। आपको बस रिवाइज ही करना है और वो एमसीक्यू टाइप पढ़ाई में वापस लग जाना है। तो मेरे ख्याल बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट है, उसको हल्के में नहीं लेना। ओके। एंड बच्चों का ना ये मेन डाउट रहता है कि डिलीटेड पार्ट को लेकर के, तो आपको क्या लगता है जब आपने तैयारी की होगी तो आपने कुछ पार्ट तो छोड़े होंगे, तो उसमें से कितने क्वेश्चन आ गए होंगे पेपर के अंदर? मैं कहूंगा कि मेरे टाइम पे, मेरे बैच पे था कि पूरी एनसीईआरटी आ रही थी, तो ऐसा हाँ। नहीं कि कुछ डिलीट था या कुछ नहीं था, हम्म पूरी पूरी एनसीईआरटी। अगर उसमें 10 चैप्टर हैं, जैसे साइकोलॉजी में मेरे ख्याल 9 या 10 चैप्टर हैं हम्म। उसकी एनसीईआरटी में 12th की, तो वो 10 के 10 ही आ रहे हैं। पॉलिटिकल अच्छा। साइंस की हाँ, दोनों बुक्स के पूरे चैप्टर्स आ रहे हैं। पूरा आ रहा था। अच्छा। तो वो मुझे पढ़ना पड़ गया था। वो तो मुझे ये एक हिसाब से कह सकता हूँ मैं लकी था कि मुझे टाइम भी मिला था, मेरा सीयूईटी थोड़ा देर में हुआ था, तो हम्म मुझे वो टाइम मिल गया था उस सिलेबस कवर अप करने का, तो मैंने कर लिया था जैसे तैसे। बट अभी फिलहाल में मतलब देखने में आया है कि वो डिलीटेड पोर्शन शायद नहीं अब पूछेंगे वो सीयूईटी में, तो मेरे ख्याल अब वो उसका कोई वो महत्व नहीं है। पर सीबीएसई ने जहां तक जो सिलेबस अपना निकाला हुआ है वो लिमिटेड सिलेबस है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज्यादा कुछ है। हम्म हाँ हो सकता है कि 1 या 1.5 महीने में आपको वो मुश्किल आए कि क्या करना है, इतने सारे सब्जेक्ट्स की भी आपके एक एक दिन में 2 या 3 एग्जाम भी हो सकते हैं। हम्म। वो तो शिफ्ट के बेसिस पे आपका निर्भर है पूरा, कि लक पे है वो तो आपका पूरा, क्या पता आपका जल्दी हो, क्या पता बाद में हो। तो हाँ। इसलिए यहाँ पे वही गाइडेंस आती है कि आप बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करो। ओके। बोर्ड एग्जाम की तैयारी होगी, आपका सिलेबस हो रखा होगा, लिटरली हो रखा होगा ऐसा, क्योंकि आपके पास मेरा वाला भी वो क्लॉज है नहीं कि हम्म डिलीटेड भी आ रहा है तो बोर्ड एग्जाम में जो छूटा था वो भी पढ़ना है, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर इन बोर्ड एग्जाम्स की महत्व मेरे ख्याल और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम्म। वो जो सिलेबस बोर्ड एग्जाम का है वही आपका सीयूईटी का भी एग्जैक्ट सेम, कोई फर्क भी नहीं है, एक पेज का भी नहीं। तो वहां पे कवर करेंगे तो यहाँ पे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है। बाकी आपको कौन सा सब्जेक्ट टफ लगा था सीयूटी एग्जाम के अंदर? यार ये सब्जेक्ट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लेंदी है या फिर टफ लग रहा हो। मैं कहूंगा कि इंग्लिश और साइकोलॉजी। अच्छा, इंग्लिश और साइकोलॉजी आपका। ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में ना, अब मैं कैसे इसका, इंग्लिश बेसिकली क्या था कि जो पेपर मेरे पास आया था इंग्लिश का, हम्म मेरे कंप्यूटर पे जो खुला था, उनमें थोड़े 5-6 सवाल ऐसे थे कि यार ऑप्शंस तो चारों सही लग रहे हैं, हम्म
अब वहां पे वही बात आ जाती है कि आप सेंस किसका बना पा रहे हो ज्यादा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ये नहीं चुनना कि सही कौन सा, आपको चुनना उन चारों में सबसे सही कौन सा है। सिर्फ हम्म। ये नहीं कि एक सही पकड़ और कर दिए। हम्म। इसलिए वो चारों ऑप्शंस पढ़ना भी जरूरी है, क्वेश्चन को सही से पढ़ना जरूरी है। और मेरे ख्याल अगर मैंने नहीं उस टाइम ये किया होता तो शायद गलत भी करके आता दो चार क्वेश्चंस इंग्लिश के पेपर में, साइकोलॉजी के पेपर में। इंग्लिश में तो यही था कि ऑप्शंस सारे सही सही से लग रहे थे, तो थोड़ा सही से पढ़ोगे, क्वेश्चन सेंस बनाने के थोड़ा टाइम लगाओगे उसमें हल्का सा, वो हम्म। क्वेश्चंस हो जाते हैं। साइकोलॉजी की जहां तक बात आती है, वहां पे कुछ कुछ सवाल कंसेप्चुअल होते हैं। और वो कंसेप्ट में क्या होता है, क्योंकि कुछ सिमिलर कंसेप्ट है, मान लीजिए कि अगर एक संतरा और एक कीनू है, हम्म। लगभग लगभग सेम चीज है, सेम ही है, हाँ। मगर आपको कंसेप्ट में वो फर्क ढूंढना है कि एक भी फर्क अगर मुझे मिल रहा है तो वो कौन सा है, और वहां पे आपका आंसर छुपा होगा। तो साइकोलॉजी में मेरे समय पे मुझे ऐसा लगा। आगे कैसे पेपर बन रहे हैं उनका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, वो तो एनटीए ही बता सकता है। हम्म। बट मेरी तो यही वो राय रहेगी, मेरी तो यही एडवाइस रहेगी। ओके। एंड अभी बच्चों के ना बोर्ड के एग्जाम ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं, ठीक है। अभी उनके पास मोस्टली इस बार एग्जाम आपके मई में ही होने वाले हैं, ठीक है। एंड उनके पास 45 डेज के आसपास टाइम बचा हुआ है। तो आपके हिसाब से वो क्या प्लान रहना चाहिए 45 डेज के अंदर? अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है तो कैसे वो अपने आप टाइम को डिवाइड करे, बोर्ड के बाद कितना टाइम लगाए उसके अंदर, कि वो एक अच्छा स्कोर ले आ पाए? मेरे हिसाब से यहाँ पे एडवाइस ये होगी कि आप घड़ी को देख के मत पढ़ो, हम्म। अपने लिए गोल सेट कर लो। क्योंकि मेरे हिसाब से तो 45 दिन अच्छा खासा टाइम है। हम्म। बोर्ड के लिए भी आपने पढ़ाई है, एनसीईआरटी से फेमिलियर हो, कोई ऐसा नहीं कि नई नहीं कि एलियन किताब आ गई, अरे ये कौन सी नई किताब है, ये भी पढ़नी पड़ेगी वो पढ़नी पड़ेगी, आपको आता है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं आता है। मैं कह रहा हूँ सीयूईटी के लिए जो जो भी बच्चा एलिजिबल है, 55% से ऊपर मार्क्स जो बंदा ला रहा है 12वीं के बोर्ड में, जो जो बच्चे ला रहे हैं 12वीं के बोर्ड में, वो एलिजिबल है। मैं कह रहा हूँ 55% भी जिसके आए हैं, हम्म। उसको भी आइडिया होता है एनसीईआरटी का। वो भी चाहे तो एक डेढ़ महीने में पूरा खींच के खत्म कर सकता है उन्हें। तो यहाँ पे गाइडेंस ये रहेगी कि आप घड़ी को देख के मत पढ़ो कि अरे आज तो 3 घंटा पढ़ लिया सीयूईटी के लिए, इतना तो क्या ही है, आगे वो देखेंगे। गोल सेट कर लो हम्म। कि आज भाई हिस्ट्री के इतने चैप्टर करने हैं, आज साइकोलॉजी के इतने करने हैं, आज अकाउंट्स इतना पढ़ना है, आज इकोनॉमी इतना पढ़ना है, या आज फिजिक्स इतना पढ़ना है, केमिस्ट्री जिसके भी जैसे भी सब्जेक्ट है। हम्म। तो उस हिसाब से अपने दिन डिवाइड कर लो कि आज जितना करना है और करना है, क्वालिटी देनी है। टाइम जितना लगे, क्वालिटी वो मैटर करता है। आप भले ही आधे घंटे में कर लो, 1 घंटे में कर लो, बट क्वालिटी मैटर करना चाहिए, वो आना चाहिए आपको फिर। तो एक चैप्टर किया या 2 चैप्टर किए, उसके अगर आपके पास कोई कोचिंग के थ्रू मॉक टेस्ट है या कुछ है तो उसको अटेम्प्ट कर लिया, पास्ट ईयर क्वेश्चन देख लिए उस चैप्टर में से अगर कुछ आए हुए हैं। हम्म। तो ऐसे कर करके आप ऐसे एकदम फाइन ट्यून हो जाते हो सिलेबस के साथ, तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से ये एडवाइस है कि समय को देख के मत पढ़ो, क्वालिटी दो उसमें। मेनली जो है कि सिलेबस के अंदर जो चीज लिखी हुई है उसको आप आराम आराम से उस चीज को कवर करते रहो। ये नहीं कि सिर्फ टाइम 8 घंटे बैठ गए, जो कई लोग कहते हैं कि ना- 8 घंटे पढ़ने चाहिए, वो चीज नहीं फॉलो करनी चाहिए मेनली अब क्वालिटी। अब जैसे हाँ। 8 की जगह मैं 10 घंटे बैठ गया, वो 10 घंटे मेरे पास ये था, हाँ, फिर तो कोई तो बात ही नहीं है, हाँ। अब पढ़ा मैंने 15 मिनट में। हाँ, वही वो है कि भी है। जितना बैठो, 2 घंटा बैठो, 3 घंटा बैठो, पढ़ लो, मगर वो उस टाइम वो पूरा पढ़ना। जब पढ़